अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस और मैंने आगे लिखा भी है फॉर एलटी यानी कि फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का टॉपिक जो बेसिकली मैंने देखा है वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, समझ में नहीं आ रहा होता इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिकली ये जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करा था आरओसी का कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ पढ़ाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि आरओसी वो समझ रहे होते हैं कोई ख़ास तरह का ग्राफ होता है जो कि कहीं प्लॉट होता है, उसकी क्या वैल्यू होती है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस होती है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता बच्चों को। तो मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा इसको, पहले इसका कॉन्सेप्ट बताऊँगा। बेसिकली रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आरओसी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यानी कि ऐसा रीजन जहाँ पे कोई चीज़ कन्वर्ज हो रही हो, और मैंने आगे लिखा भी है फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसका ये मतलब होता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, वो रीजन आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यानी कि आरओसी कहलाता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से सिर्फ ये मुराद है, सबसे आसान एग्जांपल दूंगा आपको। सिर्फ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से ये मुराद होता है कि आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और कहाँ नहीं कर रहा। एक अदद आपको ग्राफ दिखाया जाए जिसकी मदद से आप अपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक देख लें कि ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे नहीं कर रहा। सिर्फ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। इसकी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। द रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एज फॉर विच द लैप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्जेस इज कॉल्ड द आरओसी। वो वैल्यूज़ या फिर वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ किसकी, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस की, और एस यहाँ पे क्या था, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एस है ना ये। द रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस फॉर विच द लैप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्जेस। एस की वो वैल्यूज़ जहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज करे या फिर जहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करे वो आरओसी कहलाती हैं, बस, वो रेंज ऑफ वैल्यूज़। अब जब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस की बात हुई है तो यानी कि इसका हमें समझ में आ गया ये एस प्लेन की बात हो रही है। मैंने एस प्लेन यहाँ पे बना भी दिया है। एक्स एक्सिस पे इसका सिग्मा चल रहा होता है यानी कि रियल पार्ट, और वाई एक्सिस पे इसका चल रहा होता है इमेजिनरी पार्ट यानी कि जे ओमेगा पार्ट। अब अगर आपको इस टाइम पे भी डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ एक थ्योरी थी। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। बेसिकली ये मैंने एक सिंपलेस्ट एग्जांपल उठाई है। एक हमारा, मैंने आपको दिखा दिया है कि ये एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, कैपिटल एफ ऑफ टी, जो कि टाइम डोमेन का फंक्शन है, जिस पे मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा तो वो एफ ऑफ एस बन जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एस। यानी कि वो फंक्शन जो ये अभी तक टाइम डोमेन में था उसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगने के बाद वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला गया। मैंने ये चीज़ ऊपर लिख भी दी है। तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से क्या ताल्लुक़ है, ये मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ ये मैं भी आपको बताता हूँ। अब ये जो फंक्शन है टाइम डोमेन का, वो मैंने एक फ़ंक्शन ले भी लिया, रियल वर्ल्ड फंक्शन। क्या मैंने लिया, ई रेज़ टू द पावर ए टी मल्टीप्लाइड बाई यू ऑफ टी, ये एक फ़ंक्शन लिया है। और मैंने आपको एग्जांपल देते हुए बोला है कि अगर एक टाइम डोमेन का फंक्शन है उसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा के फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाऊँगा। मैं यहाँ पे भी यही कर रहा हूँ। ये जो फंक्शन मैंने आपको दिया है ई रेज़ टू द पावर ए टी यू ऑफ टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब भी हम लेंगे तो आएगा 1 डिवाइड बाई एस माइनस ए। अब ये कैसे आया, ये अभी तो मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना नहीं सिखाया, ये अभी मैंने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ाना है पोल और ज़ीरोज़ का और ट्रांसफ़र फंक्शन का भी, इसलिए ये स्टार्टिंग की गुफ्तगू है। मैं यहाँ पे पहले आपको ये बता दूं कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता क्या है। जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के सवाल स्टार्ट करेंगे तो हर सवाल का आंसर चल रहा होगा और साथ ही साथ उसकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यानी आरओसी उसकी मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ हाथ के हाथ। तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझने की अलग से ज़रूरत नहीं है, मैंने इसीलिए इसको स्टार्टिंग में रखा है। तो अभी ये कैसे आया लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको रहने दें, बस ईमान ले आए मेरी बात पर कि ये आ गया। अब ई रेज़ टू द पावर ए टी यू ऑफ टी का अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले आएंगे तो वो आएगा 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए। ये जो बेसिकली एक रेशो लिखा है ना 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए, ये एक रेशो लिखा है। इस रेशो को हम कहते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन कहते हैं इसको। और ट्रांसफ़र फंक्शन में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। ट्रांसफ़र फंक्शन का जो डेफिनेशन है ये मैं अभी 2 मिनट बाद आके पढ़ाता हूँ। ट्रांसफ़र फंक्शन का जो न्यूमरेटर होता है उसको कहते हैं हम ज़ीरोज़, और जो डिनोमिनेटर होता है उसे कहते हैं पोल्स।
पोल्स यानी खंबा जिसे कहते हैं, पोल्स। ज़ीरोज़, ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन मिला है इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट हमेशा ज़ीरो होगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमेशा पोल होगा। तो न्यूमरेटर हमारे पास ज़ीरो है, डिनोमिनेटर हमारे पास पोल्स हैं। तो आरओसी का इससे क्या ताल्लुक़ है? बेसिकली ये मैंने पूरी चीज़ इसलिए बताई है आपको कि आरओसी का दारोमदार पूरा पोल्स पे होता है। अगर मैं ये बात मैं उस वक्त बोल देता कि पोल्स पे होता है दारोमदार, तो आप लोग बोलते पोल क्या होता है, पहले पोल समझाओ। तो पहले मैंने ज़ीरोज़ एंड पोल्स का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ कि आरओसी का टोटल दारोमदार, यानी आरओसी किसी पर डिपेंड नहीं करती सिवाय पोल्स के। वो सिर्फ पोल्स अगर आपको पता हो ना तो आप उसकी आरओसी स्केच कर लेंगे। और पोल्स कहाँ होता है? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर पे यहाँ पे क्या टर्म रखी हुई है? यहाँ पे रखा हुआ है एस माइनस ए पोल है। तो आपको क्या करें, अगर आपको कोई बंदा ट्रांसफर फंक्शन दे, यानी कि ये रेशो दे दे, उससे बोले कि न्यूमरेटर यानी ज़ीरोज़ और डिनोमिनेटर यानी पोल्स निकालो, तो आप न्यूमरेटर वाली टर्म को इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे और डिनोमिनेटर वाली टर्म को इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे। जो न्यूमरेटर से आंसर निकलेगा वो ज़ीरोज़ निकलेगा और जो डिनोमिनेटर से आंसर निकलेगा वो निकलेगा पोल्स। तो हमें यहाँ पे पोल्स निकालने का बोला है, क्योंकि पोल्स जब आएंगे तभी हम आरओसी तो बनाएंगे। पोल्स निकालने का बोला, हमने डिनोमिनेटर वाली टर्म को उठाया, इक्वल टू ज़ीरो रख दिया और एस की वैल्यू निकाल ली। डिनोमिनेटर में क्या था? एस माइनस ए था ना, तो हमने उसको उठा के ज़ीरो के इक्वल रख दिया। तो क्या हो गया? एस माइनस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ए को वहाँ ले गए तो एस इज़ इक्वल टू ए आंसर आ गया। बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आरओसी की डेफिनेशन फिर देखें कि अगर जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इसका यह मतलब है कि आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म वहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है। एस का मतलब है आपके पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जिसमें सिग्मा और जे ओमेगा दोनों आता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों आता है, वो दोनों ए के बराबर हैं। अब वो कैसे हैं? ये आपने पहले एस प्लेन बनाया, ये आ गया, ये एक्स एक्सिस बनाया, ये आपने वाई एक्सिस बनाया, ये आपने एस प्लेन बना दिया पूरा। अब वो कह रहे हैं एस इज़ इक्वल टू ए पे इसकी आरओसी मौजूद है। अब ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मिसाल के तौर पर वो यहाँ आ गया। अब ये अगर 0.0 है तो ए जो है वो कहीं पॉजिटिव में होगा, ए यहाँ बैठा हुआ है, ए अगर यहाँ है। और पोल्स, मैं एक और बात बता दूँ, यहाँ पे ज़ीरोज़ को हम शो करते हैं डॉट से, ठीक है, ज़ीरो को हम शो करते हैं डॉट से या फिर ज़ीरो लिख दें आप इसकी जगह। और पोल्स शो होते हैं एक्स से, एक्स यानी क्रॉस। अब जहाँ पे भी पोल मौजूद होगा ना वहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे एस इज़ इक्वल टू ए पे पोल मौजूद है। हमने पोल ही निकाला है ना एस माइनस ए से, ज़ीरो रख के उसको एस इज़ इक्वल टू ए पोल निकाल लिया। पोल ए पे मिला आपको, ये ज़ीरो है, ए राइट हैंड साइड पे होगा। अगर कहीं माइनस ए मिलता तो हम ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे देखते। राइट हैंड साइड पे ए मिला हमें कहीं भी, बेसिकली यहीं कहीं होगा, ए यहाँ आसपास होगा। तो आपने ए निकाल लिया, उस पर क्रॉस लगा दिया। क्रॉस से आपको समझ में आ रहा है पोल। और आरओसी क्या होती है? आप एक पोल पे परपेंडिकुलर लाइन बना दें पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस, यानी कि पैरेलल टू जे ओमेगा एक्सिस। पोल्स के ऊपर खड़े होके, जो पोल है ये उसके ऊपर खड़े हों और एक परपेंडिकुलर लाइन बना दें एक्स एक्सिस के, या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस बना दें। लाइन बना दी आपने, और अब आपने इसकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे शेड कर दिया। अच्छा, ये शेड कौन सा एरिया होगा? ये जब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ आरओसी पढ़ रहे होंगे, ये मैं उस वक्त बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ ये समझ में आ गया कि पोल रखा हुआ कहाँ पे है, या फिर इसकी आरओसी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होगी। इसका जो पोल है वो रखा हुआ है ए पे। आरओसी हमने ड्रॉ कहाँ करनी है ये अब हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरोज़ और पोल्स का कॉन्सेप्ट बता ही दिया है। ये मैंने उसकी एक वर्डिंग भी लिख ली थी, उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज़ीरोज़ क्या है? द रूट्स ऑफ न्यूमरेटर पार्ट ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन। मैंने बोला था ना, ये जो रेशो लिखा हुआ है ट्रांसफ़र फंक्शन है, अगर आप न्यूमरेटर के रूट ले लेंगे तो वो आपको ज़ीरोज़ कहलाता है। वो रूट्स लेने का क्या मतलब है? न्यूमरेटर पार्ट को ज़ीरो के बराबर लेने, न्यूमरेटर जो भी है उसको इक्वल टू ज़ीरो कर लें, वो रूट्स आ जाएगा आपके पास। और पोल्स क्या होता है? द रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन। डिनोमिनेटर पार्ट का अगर आप रूट ले लें तो वो पोल्स होता है। यही तो करा हमने, रूट लिया है, इज़ इक्वल टू ज़ीरो रख दिया, आ गया आपके पास पोल्स। और ये चीज़ मैंने स्पेसिफिकली स्क्वायर ब्रैकेट में करके लिख दी, स्क्वायर यानी कि डब्बे के अंदर लिख दी। पोल्स डिसाइड आरओसी ऑलवेज, हमेशा पोल्स जब आपको पता होंगे आप आरओसी तभी बना सकते हैं।
विदाउट पोल्स आप आरओसी नहीं बना सकते, खाली ज़ीरो देख के कभी भी आरओसी नहीं बनती। अब इसी के साथ मैं अपने टॉपिक को एक्सटेंड करूँगा ट्रांसफ़र फंक्शन पढ़ा के। ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है? कैपिटल एच ऑफ एस। अच्छा, ये बेसिकली इसका जो टाइम डोमेन वाला पार्ट है वो हम पढ़ के भी आ गए हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन कुछ नहीं होता, बेसिकली आपने जो इम्पल्स रिस्पॉन्स पढ़ा था जब मैं कॉन्वोल्यूशन पढ़ा रहा था काफ़ी टाइम पहले, तब मैंने आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स का ओवरव्यू दिया था कि इम्पल्स रिस्पॉन्स होता क्या है। मैं एक रिमाइंड दोबारा भी करा देता हूँ कि अगर कोई एलटीआई सिस्टम है, डायनेमिक एलटीआई सिस्टम, अगर आपको उसका रिस्पॉन्स चेक करना होता है तो आप उसके अंदर एक इम्पल्स फंक्शन या फिर इम्पल्स का सिग्नल इनपुट करवाते हैं। तो जो सिस्टम का आउटपुट होता है वो होता है उस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स, यानी कि झटका। उस सिस्टम को अगर आप एक झटका दे दें तो जो वो सिस्टम रिस्पॉन्स देगा अपना आउटपुट में, तो वो सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स कहलाता है। ट्रांसफ़र फंक्शन का क्या लेना देना है इम्पल्स रिस्पॉन्स से? ट्रांसफ़र फंक्शन सिर्फ इम्पल्स रिस्पॉन्स का फ्रीक्वेंसी डोमेन वर्जन है और कुछ भी नहीं है। सबसे आसान एग्जांपल है ये मैंने लिख भी दी है, द रेशियो ऑफ आउटपुट ओवर इनपुट ऑफ एन एलटीआई सिस्टम विच रिप्रेजेंट्स इट्स रिलेशन। कैपिटल एच ऑफ एस। अच्छा, कैपिटल एच ऑफ एस ये क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था आपको ये कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल से मुराद है ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में गया हुआ है। अगर मैं इसका टाइम डोमेन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉल एच में चला जाएगा और एस वाला टी में चला जाएगा। एच ऑफ टी, एच ऑफ टी क्या होता है आपके पास? इम्पल्स रिस्पॉन्स ही तो होता है। मैंने और करके दूसरी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स, इट इज़ द ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया आपके पास। ट्रांसफ़र फंक्शन जो, अगर आपको कोई बोले ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफ़र फंक्शन बेसिकली आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है। टाइम डोमेन में ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं होता, टाइम डोमेन में इम्पल्स रिस्पॉन्स कहते हैं उसको। ट्रांसफ़र फंक्शन को ही टाइम डोमेन में इम्पल्स रिस्पॉन्स कहते हैं, या फिर इम्पल्स रिस्पॉन्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफ़र फंक्शन कहते हैं। ज़्यादातर सवाल एसएनएस में या डीएसपी आगे जो सब्जेक्ट आएगा उसमें ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ होता है और उससे हमें सिस्टम्स के इनपुट आउटपुट बिहेवियर्स निकालने होते हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन का इसीलिए बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इस डोमेन में। ये जो मैंने लिखा था कि आउटपुट ओवर इनपुट का रेशो ऑफ एन एलटीआई सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन कहलाता है। आउटपुट क्या होता है? कोई भी सिस्टम होता है बेसिक, उसका इनपुट होता है एक्स ऑफ टी, आउटपुट होता है वाई ऑफ टी। सही है ना, यही होता है। तो अगर मैं उसको ऐसे बोल दूं कि भाई वाई ऑफ एस फ्रीक्वेंसी डोमेन आउटपुट का, वाई ऑफ टी अगर टाइम डोमेन आउटपुट होता है तो वाई ऑफ एस फ्रीक्वेंसी डोमेन आउटपुट हो जाएगा। अगर एक्स ऑफ टी इनपुट होता है टाइम डोमेन का, जो बेसिकली एक्स ऑफ टी होता है, तो अगर आप उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन ले लें तो वो एक्स ऑफ एस हो जाता है। तो ये रेशो कहाँ से आई चीज़, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ लिख के दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। जी, तो मैंने ये लिख दिया, ये मेन रिलेशन है कि ये कहाँ से रेशो वाली चीज़ कहाँ से आई इस कॉन्सेप्ट में। तो याद करें कॉन्वोल्यूशन, फिर वही चीज़ दोबारा याद आए कि वाई ऑफ टी बराबर होता है एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ टी के। एक्स ऑफ टी इनपुट होता है सिग्नल आपके सिस्टम का, एच ऑफ टी इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है सिस्टम का, और वाई ऑफ टी होता है आपके पास सिस्टम का आउटपुट। मैं एक काम करूँ, अगर मैं इस पूरे सिस्टम पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूँ, यानी कि मैं आउटपुट का भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूँ, इनपुट सिग्नल का भी लैप्लास ले लूँ और आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स का भी लैप्लास ले लूँ, तो होता क्या है, मैंने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ाई थी कि कॉन्वोल्यूशन ऑफ टाइम डोमेन बराबर होता है मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। यही बोला था ना मैंने कि अगर दो सिग्नल्स का अगर आपस में टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन हो रहा है तो वो बराबर होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन के। ये जब मैं प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रहा था, फोरियर या पता नहीं लैप्लास की पढ़ा रहा था, ये उसमें मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ से मैंने यही कॉन्सेप्ट निकाला है कि जब वाई ऑफ टी को जब मैं वाई ऑफ एस में ले गया लैप्लास डोमेन में, एक्स ऑफ टी को एक्स ऑफ एस में ले गया और एच ऑफ टी को एच ऑफ एस में ले गया लैप्लास डोमेन में, तो टाइम डोमेन में एक्स ऑफ टी और एच ऑफ टी का हो रहा था कॉन्वोल्यूशन, लेकिन लैप्लास डोमेन में क्या हो जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। जब मल्टीप्लिकेशन हुई ना, अब इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को देखें, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वाई ऑफ एस इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाई एच ऑफ एस। अगर मुझे एच ऑफ एस निकालना हो, मैं क्या करूँगा, वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ एस करूँगा ना, वही तो लिखा हुआ है ये चीज़ इसलिए बहुत काम की है ट्रांसफ़र फंक्शन। अब आपको बेसिकली ट्रांसफ़र फंक्शन का ये जो रेशो बना है ना, ये रेशो आया कहाँ से इस चीज़ में, ये आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।
अच्छा, टॉपिक को हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ पढ़ के, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आरओसी। अच्छा, ये जो सवाल बराबर में चल रहा है वही पुराना सवाल ई रेज़ टू द पावर एटी यू ऑफ टी। इसका जब मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया था वो आया था 1/s - a। फिर मैंने आपको उसकी आरओसी भी बताई कि एस इज इक्वल टू ए पे उसकी आरओसी बनेगी। ये मैंने नहीं बताया ये ड्रॉ कौन सा एरिया होगा, कौन सा रीजन है जो कि कन्वर्ज हो रहा है आरओसी पे। ये ड्रॉ क्या होगा, कौन सा शेड हाई हो, कौन सा रीजन शेड होगा, तो ये चीज़ प्रॉपर्टी डिसाइड करती है। प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं उसकी जल्दी से। अब पहली प्रॉपर्टी है द आर ओ सी ऑफ एफ ऑफ एस इंक्लूड्स दी स्ट्रिप लाइन्स पैरेलल टू द इमेजनरी एक्सिस इन एस प्लेन। एस प्लेन के अंदर अगर आपको किसी फंक्शन की आर ओ सी बनानी है तो पैरेलल लाइन होती है एस प्लेन में और इमेजनरी एक्सिस के पैरेलल होती है वो, और वहाँ पे स्ट्रिप लाइंस होती हैं। यही तो बनाया था मैंने यहाँ पे। ये जो है आपका इमेजनरी एक्सिस जे ओमेगा, इसके पैरेलल में मैंने एक लाइन बनाई। अब ए यहाँ पे पोल है, अगर माइनस ए होता तो यहाँ पे आती, लेकिन बनती पैरेलल ही। कभी भी आरओसी की लाइन ऐसे नहीं बनती यूँ करके कि कोई ऊपर वाला है नीचे वाला पार्ट शेड हो रहा, नहीं, हमेशा जे ओमेगा के पैरेलल में बनेगी एक लाइन। यहाँ पे बनेगी, अगर कहीं वहाँ आ रही है तो फिर वहाँ पे बनेगी, लेकिन बनेगी वाई एक्सिस के पैरेलल वो बनेगी। और फिर स्ट्रिप लाइन्स बनती हैं, जैसे ये जो मैंने बनाई है ऐसे ऐसे करके, ये स्ट्रिप लाइंस बनती हैं। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ एफ ऑफ टी यानी कि आपका जो फंक्शन है टाइम डोमेन का इज़ एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, अगर वो टोटली इंटीग्रेबल हो एंड हैज़ फाइनाइट ड्यूरेशन देन आर ओ सी इज़ एंटायर एस प्लेन। अब उन्होंने हमें रूल बता दिया है कि अगर फंक्शन जो है आपका टाइम डोमेन में अगर वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है यानी कि उस पर ओवरऑल इंटीग्रेशन हो सकती है, और वो फाइनाइट ड्यूरेशन का यानी कि वो सिग्नल ऐसा नहीं है कि वो हमेशा चलता जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, वो एक फ़ाइनाइट ड्यूरेशन का है। यानी कि फ़ाइनाइट ड्यूरेशन से मुराद है उसका कोई टाइम होगा, वो किसी ख़ास टाइम तक एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद वो सिग्नल ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई ऐसा सिग्नल है आपके पास तो उसकी आर ओ सी इंटायर एक्सप्लेन हो जाएगी, यानी कि यूँ ऐसे ओवरऑल एक्सप्लेन पे आप ये शेडेड लाइन स्ट्रिप लाइंस बना देंगे। ठीक है, आपको एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल और फाइनाइट ड्यूरेशन के सिग्नल का आरओसी बनाना आ गई। दूसरा क्या है, अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपका सिग्नल इफ़ एफ ऑफ टी इज़ राइट साइडेड सिग्नल, अगर आपका जो सिग्नल है वो राइट साइडेड हो, यानी कि राइट साइड से क्या मुराद है, वो ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी या फिर सीधे हाथ पे एग्जिस्ट करे, तो उसकी आरओसी हम ये चीज़ नोटेशन लिखते हैं वेयर, तो उसकी आरओसी रियल एक्सिस और कौन सा एस प्लेन विल बी ग्रेटर देन सिग्मा। अब क्या मतलब हुआ इसका, ये मैं फिर अब सवाल पे आता हूँ। अब इसको याद रखें कि अगर राइट साइड सिग्नल होगा तो आरओसी बनेगी ग्रेटर देन सिग्मा। अब यहाँ पे आ गए हम, ये जो आपका सवाल करवाया था मैंने, ये भी स्ट्रिप लाइन मैंने कैसे बनाई अब ये बताता हूँ मैं। ये देखें भाई, ये रहा टाइम डोमेन का सिग्नल, टाइम डोमेन का सिग्नल ये रहा, ये राइट हैंड साइड सिग्नल है। ये मैंने कैसे पता लगाया, मुझे फ़ौरन देखने के साथ ही पता लग गया इसमें यू ऑफ टी इन्वॉल्व है। यू ऑफ टी से कोई भी सिग्नल मल्टीप्लाई होता है वो राइट साइडेड सिग्नल बन जाता है, ख़त्म। ई रेज़ टू दी पावर ए टी लेफ़्ट और राइट दोनों सिग्नल हैं, लेकिन अगर ये सिग्नल यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई हुआ तो सिर्फ ये राइट साइड सिग्नल बचेगा। मैंने क्वेश्चन को देख के अंदाज़ा लगा लिया ये राइट साइड सिग्नल बन रहा है ना, तो इसकी क्या होगी आर ओ सी ग्रेटर देन सिग्मा। और सिग्मा की वैल्यू क्या आई है, ए आ गया, और ए पे मैंने पोल बना के पैरेलल लाइन बनाई, और ग्रेटर देन सिग्मा ए से बड़ा, ए से बड़ा, बड़ा कहाँ पे होती है वैल्यू, सीधे हाथ पे होती है ना बड़ी, लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो ज़ीरो के करीब आ जाएंगे, और फिर और लेफ्ट आएंगे तो फिर माइनस में चलेगी वैल्यू, यानी कि छोटी हो रही है। ए से बड़ी यानी कि राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे आपने स्ट्रिप लाइन बना देनी है। ये मैंने इसलिए सीधे हाथ पे बनाई है। आप सोच रहे होंगे ना यहाँ पे क्यों नहीं बनाई या फिर इस वाले पार्ट में क्यों नहीं बनाई, इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये था राइट हैंड साइड सिग्नल, क्योंकि यू ऑफ टी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से, इस टॉपिक को फिर हम एंड करेंगे। इफ़ एफ ऑफ टी इज़ लेफ्ट साइड सिग्नल, अगर आपका सिग्नल जो है टाइम डोमेन वाला वो लेफ्ट साइड सिग्नल है तो आपकी आर ओ सी बनेगी रियल एक्सिस एस प्लेन में लेस देन सिग्मा, सिग्मा से छोटी। अगर आपके पास यही सिग्नल को अगर हम ले लें, ये होता अगर ई की पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी,
यू ऑफ टी से पता लगा आपको कि ये सिग्नल राइट हैंड साइड है, और यू ऑफ माइनस टी से पता लगेगा आपको ये सिग्नल लेफ्ट हैंड साइड है। ये सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है जो कि आगे आरओसी बनाने में इनकाउंटर होगी, यू ऑफ टी और यू ऑफ माइनस टी। यू ऑफ टी से आप ठक अंदाज़ा लगा लें कि ये राइट साइड सिग्नल है, और यू ऑफ माइनस टी से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये लेफ्ट हैंड साइड सिग्नल है। लेफ्ट हैंड साइड है तो आरओसी भी पोल के लेफ़्ट पे बनेगी, अगर राइट साइड सिग्नल है तो आरओसी पोल के राइट हैंड साइड पे बनेगी। ये आ गया मेन डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एग्जाम्पल शुरू करेंगे आरओसी की।